नेक्स्ट इज फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? पहले हमने सेट देखा, सेट का ए क्रॉस ए बनाया, ए क्रॉस ए में से कुछ लेकर के, उससे कुछ लेकर के हमने बनाया रिलेशन, उससे कुछ लेके बनाया हमने रिलेशन, मतलब इसका कुछ सबसेट हो गया रिलेशन। अब रिलेशन से भी कुछ लेंगे तो हमारा बनेगा फंक्शन। मतलब वो रिलेशन हमारा फंक्शन हो सकता है जब एक उसकी प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी, तब हम रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं। अभी क्या प्रॉपर्टी है वो, कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा? उसके लिए लिखेंगे फंक्शन इज, लिखोगे फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन where every element of first set, every element of first set has one and only one output in second set। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैंने एक ऐसा रिलेशन लिया था 1 2 3 4, ठीक है, और एक रिलेशन मैंने बोला कि 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है वो बाद की बात है, लेकिन एक ये रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्यों ये रिलेशन है? क्योंकि ये ए क्रॉस ए का सबसेट है, ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट को मैंने इसमें लिया है, इसलिए वो रिलेशन है। किस टाइप का रिलेशन है वो बात की बात है। ओके, तो इसमें से कुछ भी एलिमेंट को लेके हम एक रिलेशन बना सकते हैं, बट उस रिलेशन को हम फंक्शन कब बोल सकते हैं? वैसे रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, वैसे रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ इसका डोमेन क्या है? 1 and 2। 1 2। रेंज क्या है? 1 2 3 4 सारे है यस ना? मैम। है यहाँ पर एग्जाम्पल में, हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, 1 2 3 4 है यहाँ पर। ओके, तो इस रिलेशन में ओनली सेट वन का 1 और 2 ही यूज हुआ है डोमेन में, बट फंक्शन होने के लिए डोमेन के सारे एलिमेंट, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सारे एलिमेंट डोमेन में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि एक एलिमेंट का दो, फर्स्ट एलिमेंट का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, सारे का एक ही होना चाहिए। एक चीज, जैसे मैंने अगर बताया कि 1 2 3 4 यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी लेट अस सपोज 1 2 3 4 है, तो एक तो कोई भी ब्लैंक नहीं हो सकता है सेट ए का, सेट ए का कोई भी ब्लैंक नहीं हो सकता है। हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में। ठीक है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मैंने कोई भी, जैसे रिलेशन में तो मैंने एक दो छोड़ दिए, 1 2 लिया, 3 4 छोड़ दिया, बट फंक्शन होने के लिए इसके सारे एलिमेंट का किसी न किसी रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि एक से ज्यादा के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। इनमें से दो का एक के साथ हो सकता है रिलेशन, वन का भी रिलेशन, वन का रिलेशन भी वन के साथ है, टू का रिलेशन भी वन के साथ है। अच्छा, 1 2 नहीं लिख करके उनको मैं अगर ABCD लिख दूं तो ज्यादा पता चलेगा।
ठीक है, यहाँ 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन भी ए के साथ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। सेट ए का एक भी बिना रिलेशन के नहीं होना चाहिए, और सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वैसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, वैसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पर देखो जो मैंने मैपिंग किया है, जो मैंने ज्योमेट्रिकली बनाया है, उसको तुम लोग लिखो, कैसे लिखोगे? 1a 2a 3c 4b, यही है ना? तो 1a 2a 3c 4b है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है? a के साथ, 2 का रिलेशन a के साथ, 3 का रिलेशन c के साथ, 4 का रिलेशन b के साथ। यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो एक कंडीशन तो इसने फुलफिल कर लिया। दूसरा कंडीशन क्या था कि 1 का रिलेशन ए के साथ है, तो 1 का रिलेशन और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए। सेट ए के किसी भी एलिमेंट का 2 एरो नहीं निकलना चाहिए, सेम एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए। मतलब ए का एक ही, यहाँ पर लिखा है ना, हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट इन सेट 2, इसका मतलब यही हुआ। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है? ये फंक्शन है। अभी मैं बोलूंगी कि 1a 2a 3c, क्या ये रिलेशन है? सॉरी, क्या ये फंक्शन है? हाँ मैम। नहीं फंक्शन है, क्योंकि 4 एलिमेंट नहीं है ना प्रेजेंट इसमें। सेट 1 सॉरी के मैम। सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। सबसे पहला तो ये चेक करना है कि सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं कि नहीं। जब सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे देन आगे चेक करेंगे कि एक या दो के साथ रिलेशन है कि नहीं। अगर दो के साथ रिलेशन है तो फंक्शन नहीं होगा। क्या ये रिलेशन है? रिलेशन है। रिलेशन है, क्योंकि ये तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए ये तो रिलेशन है। क्या ये फंक्शन है? नहीं क्यों फंक्शन नहीं है? मैम, 4 के 2 इमेज हैं। हाँ, 4 के दो इमेज है, 4 के दो इमेज है, एक डी और एक ए। ठीक है, 4 के दो इमेज है, डी एंड ए। ठीक है, ये समझ में आया? दैट मीन्स तुमको आइडिया है कि इमेज, इसको इमेज भी बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, इमेज एंड प्री इमेज। जब ए क्रॉस ऐसा फंक्शन होता है तो हम उसको ए को बोलते हैं प्री इमेज और बी को बोलते हैं इमेज। तो अभी जो मैं बता रही हूँ कि रिलेशन में, रिलेशन का जब हम डोमेन निकालते थे तो रिलेशन के डोमेन में कोई जरूरी नहीं होता था कि सेट ए के सारे वैल्यू होते, है ना? जो जो यूज हुआ है वही वही सिर्फ डोमेन होता है, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। लेकिन फंक्शन के डोमेन में क्या होगा? फंक्शन का मैं अगर डोमेन बोलूंगी तो ये क्या होगा? ऑल सेट, सेट ए पूरा का पूरा सेट ए, क्योंकि अगर पूरा का पूरा सेट ए नहीं लिया गया है तब तो वो फंक्शन है ही नहीं, है ना? तो अगर कोई फंक्शन, तो फंक्शन नहीं है, कोई अगर फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन का डोमेन में पूछूंगी तो डोमेन क्या होगा? पूरा सेट ए, यस मैम। पूरा सेट ए। तो एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए
इस डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ओके, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? 1 1 1 2 1 3, है ना, 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये हमारे होते हैं, ये एक क्रॉस ए है। रिलेशन क्या होगा? इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे तो रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर मैं बोलूंगी कि एक रिलेशन है 1 1 2 1 एंड 3 2, ठीक है। एक दूसरा रिलेशन है 1 1 1 2, ठीक है। इसको भी हम रिलेशन बोल सकते हैं, इसको भी रिलेशन बोल सकते हैं। क्यों रिलेशन है? क्योंकि ये ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, ठीक है। बट इसे हम इनमें से एक को फंक्शन बोल सकते हैं, दूसरे को फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? यहाँ पर एक है 1 2 3, यहाँ है 1 2 1 एंड 2, ओके, एंड इधर है 1 2 3 और यहाँ पर है 1 2 3। पहले वाले रिलेशन में क्या है? 1 1 2 1 3 2, 1 1 2 1 3 2, सारे का सारे 1 2 एंड 3, हर एक के लिए कोई ना कोई वैल्यू हमारे बी में है। एक क्रॉस है ना, इसको बोलेंगे प्री इमेज, ये है इमेज, हर एक एलिमेंट का इमेज है। बट हमारा जो रिलेशन 2 है उसमें क्या बोला गया है? 1 1 एंड 1 2, 1 एंड 1 1 एंड 1 2, तो पहले ये फंक्शन ही नहीं है, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के दो प्रॉपर्टीज होते हैं। एक कि उनके सारे एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, और दूसरा एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही फुलफिल नहीं कर रहा है, ये दोनों ही फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है, ठीक है। बट ये जो हमारा फर्स्ट R1 जो है ये फंक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। इसके जितने भी एलिमेंट है 1 2 एंड 3, सारे के लिए एक एक इमेज दूसरे सेट में है। फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी कि किसी भी एक का दो इमेज नहीं होना चाहिए, तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके दो इमेजेस हैं। सो दिस वन इज फंक्शन बट दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को एक हम लोग एज अ मशीन भी बोलते हैं कि फंक्शन इज एज अ मशीन, सच दैट कि हम लोग इनपुट यहाँ से कुछ डालेंगे और यहाँ से कुछ आउटपुट निकलेगा। इनपुट यहाँ से कुछ डालेंगे, उसके कुछ एक वैल्यू निकलेंगे यहाँ, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शन एज अ मशीन। जैसे लेट अस सपोज कि यहाँ पर मैंने फंक्शन की तरह लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। तो एक्स की कुछ वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, एक्स की कुछ वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा? एफ एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह को हम बोलते हैं फंक्शन एज अ मशीन, मतलब उसका कुछ इनपुट होता है और जो इनपुट हम डालते हैं उसके लिए कुछ आउटपुट होता है। अभी यहाँ पर जो हम मैंने बोला कि यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, और यहाँ पर लेट अस सपोज कि दूसरा सेट है ए बी सी डी ई, ओके। तो ए बी सी डी ई एक है सेट, दूसरा है 1 2 3 4। इन दोनों सेट को, इसको बोलते हैं प्री इमेज और इसको क्या बोलते हैं? इमेज, इमेज। तो सेट ए के जो सारे वैल्यूज हैं उनको और हम क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन सेट ए के सारे वैल्यू, ये जो अगर फंक्शन है, लेकिन सपोज कि यहाँ पर मैंने ऐसा फंक्शन बनाया, कुछ ऐसा फंक्शन बनाया, ओके। ये फंक्शन है कि नहीं? जो मैंने अभी मैपिंग किया है वो फंक्शन है कि नहीं? जो अभी मैंने एक मैपिंग किया, ये ग्राफ जो बनाया, ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? फंक्शन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए अलीसा? ये जो मैंने मैपिंग किया ये फंक्शन है कि नहीं?
फंक्शन होने के लिए दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये एक फंक्शन है इस तरीके से, तो जितने भी एलिमेंट ए में हैं उसके कम से कम एक इमेज बी में होने चाहिए। तो ये तो फुलफिल कर रहा है, 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है एंड 4 का भी एक इमेज है। सारे के लिए 1 2 3 4 सारे के लिए एक एक एलिमेंट, एक एक इमेजेस हैं सेट बी में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा है इसको फंक्शन होने के लिए जो चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है आलोक? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? अभी मैंने जस्ट बताया ना, फंक्शन, कोई रिलेशन फंक्शन है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे ए में सारे का एक इमेज होना चाहिए बी में। दूसरा प्रॉपर्टी, तो एक मैंने बताया कि सेट ए है, दूसरा सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड यस सेट मैम बी आ के रहा एलिमेंट है। है ए बी सी डी ई। इसमें बीच में रिलेशन मैंने मैपिंग किया है इनका, वन का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का डी के साथ, 4 का ई के साथ। तो ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन है। फंक्शन के लिए दो प्रॉपर्टी क्या क्या, फटाफट बताओ। फंक्शन की दो प्रॉपर्टी क्या है? मैम सारे ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए पहले। ए का सारे और एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, ये तो फुलफिल कर रहा है। सेकंड, यस मैम, अब वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। हाँ, ओनली एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। यस मैम, एक ठीक है, एलिमेंट का एक तो ही ये भी image। प्रॉपर्टी हो रहा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो रहे हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन तो हो गया। अभी डोमेन क्या होता है? प्री इमेजेस में जितने एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए, ये क्या हो जाएंगे हमारे? डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होता है? मैम बी के सारे एलिमेंट। बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन हो गया। ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी है, मतलब कि डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4, और ये क्या होगा? ए बी सी डी ई। अब रेंज क्या होता है? रेंज वो तो इमेजेस होते हैं मैम जो। क्या होगा? इसका आंसर बताओ। ये जो मैपिंग किया हुआ है इसमें रेंज क्या होगा? मैम सारे इमेजेस ए के जो बी में बनते हैं। हाँ, तो आंसर बताओ ए यहाँ बी पर। सी, ए बी डी ई। ए बी डी ई, गुड। मतलब कि कोडोमेन का सबसेट हुआ रेंज। रेंज क्या हो गया? कोडोमेन का सबसेट। कोडोमेन के कुछ इमेज होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे रेंज में। कुछ भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, मतलब रेंज क्या है? सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, जहां जहां पर एरो मेरा पहुंच रहा है वो सारे एलिमेंट होंगे रेंज में। और जो एलिमेंट हमारा नहीं है, जिसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, वो वाला हमारा रेंज में नहीं आएगा। इतना तो क्लियर है सभी को कि y इक्वल टू रूट एक्स, ये एक फंक्शन है। y इक्वल टू रूट एक्स अगर कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? अगर मैंने बोला कि दिस, ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर में है, ठीक है, y के सारे वैल्यू रियल नंबर में है, x के सारे वैल्यू रियल नंबर में है, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन मीन्स कि जो x की जो वैल्यू हम ले सकते हैं, x की जो वैल्यू हम ले सकते हैं उसको डोमेन बोलेंगे। पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज डोमेन। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या है? x के किस वैल्यू के लिए मेरा ये फंक्शन डिफाइंड है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि मैम क्या बोले कि दोनों रियल नंबर्स हैं, y भी रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है। तो अगर हम x निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y रियल नंबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर x की वैल्यू को हम निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव का रूट हो जाएगा, तो ये रियल नंबर नहीं रह जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, वही डोमेन है। और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो रेंज है। ठीक है, साइन x, साइन x का डोमेन क्या होता है?
साइन एक्स का डोमेन याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? एनी रियल नंबर एक्स, एनी रियल नंबर। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए साइन एक्स डिफाइंड है। कॉस एक्स, कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। इसका इसका भी डोमेन होता है रियल नंबर। एक्स, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर हम ले सकते हैं एक्स में, हर एक के लिए कॉस एक्स डिफाइन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स में क्या होगा? जिस जगह पे जिस एक्स की जिस वैल्यू के लिए कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं है, उनको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू ऑफ एक्स को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स किसके लिए डिफाइंड नहीं है? बताओ। कॉसेक 0, 30, 45, 60, 90। कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है? मैम अच्छा, साइन का बता दो पहले। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। 0। देन मैं बोल रही हूँ फिर डोमेन, किस जो भी फंक्शन अगर कुछ लिखा गया है, लेट अस सपोज ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस के डोमेन क्या होंगे? डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो गिवन फंक्शन है वो डिफाइंड है, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू देगा। ठीक है, तो तो अगर मैं बोल रही हूँ कि साइन एक्स जो है वो कब डिफाइंड है? साइन एक्स, साइन एक्स जानते हो ना, साइन एक्स का इस तरह से होता है यस मैम। ग्राफ। तो दैट मीन्स कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए साइन एक्स डिफाइंड है, सारी वैल्यू पे साइन एक्स का कुछ वैल्यू होता है ना। तो हम क्या कर यस मैम। सकते हैं, एक्स इज ऑल रियल नंबर इज डोमेन ऑफ साइन एक्स। ऑल रियल नंबर इज, जितने भी रियल नंबर है सारे क्या होंगे? साइन एक्स का डोमेन होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। सिमिलरली कॉस एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स का क्या होता है? ऐसा ग्राफ होता है। दैट मीन्स कि जितने भी हमारे रियल नंबर होंगे सारे होंगे सारे के लिए कॉस एक्स डिफाइंड है। तो cos x का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, एनी रियल नंबर। सिमिलरली मैं पूछ रही हूँ कि cosec x का क्या होगा? cosec x का डोमेन क्या होगा? मैम कॉसेक तो 0 पे डिफाइंड नहीं होता है। 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। बाकी सारे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 है। तो 0 पे डिफाइंड नहीं है। ओके, वन रेसिप्रोकल है 1 बाई cosec x क्या होगा? cosec x इज इक्वल टू 1/6 sin x, रेसिप्रोकल है साइन एक्स का। और साइन की वैल्यू 0 0 कब कब होती है? साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है? यहाँ पर 0 है, फिर कहाँ पर 0 है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये 0 है, ये क्या है बताओ? यहाँ π/2 है, 1। ये क्या है? 1 तो यहाँ पर है, किस वैल्यू पे 1 होता है? π/2 पे। फिर यहाँ पर आया ये एक्स का, ये एक्स एक्सिस पे ये क्या पॉइंट है? ये क्या पॉइंट है? पाई। ठीक है, ये है 3π/2, ये क्या है? 2π। वैसा ही ये होगा 3π। ठीक है, सिमिलरली इधर -π, -2π। ठीक है, इस तरह से जाएगा। दैट मीन्स कि हम लोग क्या यहाँ पर फाइंड कर पा रहे हैं कि जितने भी मल्टीपल हैं पाई के, जितने भी मल्टीपल हैं पाई के, वो सारे क्या होते, उस जगह पर साइन थीटा क्या होता है? 0 होता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि साइन n π इज इक्वल टू 0, साइन n π इज इक्वल टू 0, वेयर n इज
एन क्या होगा? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। ये समझ पा रहे हो क्या? ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़े हो, जनरल सॉल्यूशन में। साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है? एन पाई, मतलब पाई के किसी भी मल्टीपल पे साइन का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ओके, दैट मीन्स के पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे उन सारे मल्टीपल के लिए कोसेक का वैल्यू अनडिफाइंड होगा। दैट मीन्स कि कोसेक एन पाई के लिए नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि x की वैल्यू जो है वो जितने भी रियल नंबर हैं उसमें से अगर हम n पाई को माइनस कर दें, तो जितने भी पाई के मल्टीपल हैं उनको माइनस कर दें, तो अब जो वैल्यू बचेगा हमारा x का वही डोमेन होगा कोसेक x का। डोमेन का मतलब क्या हुआ कि x कोसेक x की वैल्यू, x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए कोसेक x डिफाइंड है। कोसेक x का कुछ वैल्यू हो सकता है, वो सारे वैल्यू को हम बोलेंगे डोमेन। तो कोसेक x का डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर में से माइनस कर देंगे हम एन पाई को, क्योंकि एन पाई पे कोसेक x डिफाइंड नहीं है। इनको छोड़ के बाकी जितने वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यू के लिए कोसेक x का कुछ वैल्यू हो सकता है। सो डोमेन ऑफ कोसेक x इज r माइनस एन पाई। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने कोसेक x का बताया, तुम लोग थोड़ा सेक x का बताओ। सेक x का क्या होगा डोमेन? इसी तरीके से सोचो, जैसे मैंने ये बताया उस तरीके से सोच के बताओ कि सेक एक्स का डोमेन क्या होगा। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है कि सेक एक्स कहाँ कहाँ पर डिफाइंड नहीं है। थोड़ा मुझे सोच के जल्दी जल्दी बताओ। मैम 90 पे डिफाइंड नहीं होगा। 90 पे डिफाइंड नहीं होगा। ओके, एंड यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 0 हो जा रहा है ना। कॉस, ये कॉस का है, तो पहले कॉस का देखते हैं कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, वहीं पे सेक एक्स डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो कॉस एक्स 90 पे 0 है तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। ये पोजीशन कौन सा है? दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। 3π/2, this one 5π/2। ठीक है, तो π/2 का ये क्या मल्टीपल है मुझे थोड़ा बताना। π/2 इसको जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसा लिखते हैं 2n+1 π/2। अभी n की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा π/2। n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3π/2। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5/2। वैसे ही 7π/2। ठीक है, दैट मीन्स जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं कि cos x जो है 2n+1, cos sec x जो है 2n+1 π/2 पे डिफाइंड नहीं है। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रियल नंबर में से 2n+1 π/2 सारे वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये अब जो बचेगा यही हमारा डोमेन होगा, इसका sec x का। ठीक है, sec x का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में से हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डोमेन ऑफ sec x। ठीक है, tan x और cot x तुम लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मुझे निकाल के बताना cot x और tan x का डोमेन क्या होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से सोचना कि tan x का और cot x का क्या होगा। tan x कहाँ पे डिफाइंड नहीं है वो फाइंड करना होगा, और cot x कहाँ पे डिफाइंड नहीं है वो फाइंड करना होगा, और r में से उसको माइनस कर देंगे। सेम मेथड से बनेगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना इसका आंसर। ठीक है, एक डोमेन का मैं क्वेश्चन और करती हूँ फिर हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन करेंगे।
find the domain of fx equal to under root 1 minus mod x by 1 plus mod 2 minus mod x 2 minus ये डोमेन निकालना है तुम्हें fx इक्वल टू दिस वन। फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस दिस। अभी मैंने क्या बताया था? y इक्वल टू रूट एक्स के लिए अगर रूट का फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या होता है? रूट का फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होता है? इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में y का रूट का फंक्शन डिफाइन होता है। मतलब ये जो हमारा गिवन फंक्शन है, ये जो हमारा गिवन फंक्शन है, तो एक चीज तो हो गया कि 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 2 माइनस 1 माइनस मॉडुलस एक्स एंड 2 माइनस मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी जगह पे फंक्शन डिफाइंड है। यस मैम। ये समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को सारे। ओके अभी मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स का मतलब एक्स का पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, एक्स का पॉजिटिव वैल्यू मतलब जो भी हमारा होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। लेकिन उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तभी बोलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे होगा? ये तो माइनस है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे बनता है? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर अगर मॉड एक्स बोला गया है, लेट अस सपोज मैंने बोला कि फाइंड द मॉड ऑफ -15, फाइंड द मॉड ऑफ -15, तो चेक करोगे -15 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? -15 इज लेस देन 0 मतलब ये वाला कंडीशन आ रहा है। -15 इज लेस देन 0, सो क्या होगा? इफ -15 इज लेस देन 0 सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -15। सो मिलके क्या बन गया? 15। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू हमारा पॉजिटिव आता है, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें माइनस ऑफ दैट नंबर। यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x है -15। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही देख रहे हैं कि मॉड x की दो वैल्यू होती है, +x और -x। ठीक है, कहीं पर अगर मॉड x दिया हुआ है तो उसको सिंपली x हम नहीं लिख सकते, वहां पे दो केसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी दो केस बन जाएगा। एक केस बन गया हमारा केस 1, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरा केस 2 बन गया। ये दूसरा केस 2 क्या होगा? 1 माइनस माइनस एक्स बाई 2 माइनस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हमारा गिवन फंक्शन था उसको ओपन करके हम लोग यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए। ओके, अभी हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, थोड़ा ध्यान से देख के बताना। क्या दो कंडीशन आए? 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक एक करके करेंगे। पहले वाले को देखो, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब होगा? ऐसा कब हो सकता है? मतलब कि ये दोनों जो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर जो है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? इसकी वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जबकि ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो, नीचे वाला भी पॉजिटिव हो, या फिर ऊपर वाला भी नेगेटिव हो, नीचे वाला भी नेगेटिव हो। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? ये दोनों जो है 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव वैल्यू होगा या 0 होगा। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो।
निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल व्हेन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1 minus x is less than equal to 0 and 2 minus x is less than equal to 0. दो कंडीशन में हो सकता है। तो इसको जरा प्लॉट करो, इसको प्लॉट करो। 1 minus x is greater than equal to 0 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर थोड़ा सा सीधा कर लें तो ऐसा लिख देते हैं, x minus 1 by x minus 2 is greater than equal to 0। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ने में इजी होगा। दोनों को उलट सकते हैं ना, अगर हमने उल्टा किया तो दोनों को उल्टा कर दिया तो मीनिंग एक हो जाएगा। इसका मतलब बताओ, दिस दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव कब होगा? या तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होंगे। अगर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। Yes, ma'am. X is greater than equal to 1. एंड सिमिलरली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अभी x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन 2 में कॉमन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 1 अगर हम लेंगे तो इसमें नहीं आएगा, है ना। x इज ग्रेटर देन, ये 2 से तो कॉमन हो ही गया ना। यहाँ पर बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, ये बोल रहा है ना, इसमें 1 आएगा क्या? नहीं मैम। नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये वाला हमारा कॉमन है, x इज ग्रेटर देन 2। ये नंबर लाइन पे, अगर ये नंबर लाइन है अगर, तो क्या हो रहा है? x इज ग्रेटर देन 2। ओके, x इज ग्रेटर देन 2 तो x इज ग्रेटर देन 1 में आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। x इज ग्रेटर देन 1 अगर मैं बोलूंगी, देखो ऐसे, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, सॉरी 0 यहाँ है, 0 यहाँ पे से लिख दिया, 0 यहाँ। x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 में आगे चल करके 2 तो उसके अंदर कवर हो जा रहा है, बट अगर सिर्फ x इज ग्रेटर देन 2 बोलेंगे तो 1 कवर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो कॉमन पार्ट को हमने ले लिया। मैं इस ये जो हमारे रिलेशन दिए हुए हैं ना, इस रिलेशन को नंबर लाइन पे बता रही हूँ कि बताओ ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे x का, कि x का ऐसा कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे जिसपे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इस साइड में है। दूसरा कंडीशन क्या होगा इस केस के लिए? अभी इस केस के लिए कर रहे हैं, इस केस को हमने नहीं देखा अभी। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा? x जो है वो 1 से छोटा है और x जो है सो 2 से छोटा है। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? ये वाला, x 1 से छोटा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि x 1 से छोटा है और ये बोल रहा है कि x 2 से छोटा है, तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा? x 2 से छोटा है मीन्स ये वाला, ये वाला ऐसा। x 1 से छोटा है मीन्स ये वाला, तो ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, तो हम इसको लेंगे। ओके, अभी ये वाला जो कंडीशन था वो किस चीज के लिए था? जब x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम लोग कॉपी में सारे लिख रहे हो क्या? क्योंकि मैं Yes, पेज ma'am. चेंज कर रही हूँ, हाँ पेज चेंज कर दी हूँ, रिलेट नहीं कर पाओगे। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस था, ठीक है। ये x इज लेस देन 0 का केस था।
ये वाला। तो लेस देन 0 वाला भी हम लोग नहीं किए हैं, अभी हम लोग कहाँ कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारा आ गया x इज, ये दो, इस कंडीशन को भी हमने प्लॉट कर लिया, इस कंडीशन को भी हमने प्लॉट कर लिया। अब प्लॉट किसको करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे जाएगा, ऐसा। अब मुझे बताओ इन सारे को देख करके कि सब में कॉमन क्या है। ये वाला हिस्सा तो ब्लैंक है, यहाँ पर तो नहीं है। ओके, एक यहाँ से यहाँ तक कॉमन है और एक यहाँ से इधर कॉमन है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड वाले में इतना को ही कवर कर रहा है और राइट हैंड साइड वाले में पूरे को कवर कर रहा है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, सेम सेम जिस तरह से मैंने इसमें किया तुम लोग इसमें बताओ, x इज लेस देन 0। अच्छा, ये 2 इंक्लूडेड है कि नहीं वो बताना, ये 2 इंक्लूडेड है कि नहीं, होगा कि नहीं, 2 को हम लोग इंक्लूड करेंगे कि नहीं, बोलो। अगर x इक्वल टू 2 हो जाएगा, अगर x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज 0। समथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, समथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इस 2 को भी हमें नहीं लेना है, इस 2 को हमें नहीं लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट दिया है। अगर 2 को इंक्लूड करना रहता तो यहाँ पर हम क्या डालते, स्क्वायर ब्रैकेट डालते। सेम मेथड से इसको बनाओ, 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स इज पॉजिटिव। ये कब पॉजिटिव होगा, ये जो हमारा 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स कब पॉजिटिव हो सकता है, या तो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो। इसी केस में दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। इस केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -2। यहाँ पर x इज लेस देन -1 एंड x इज लेस देन -2। इसको भी हमें प्लॉट करना है। ठीक है, इसको भी प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है। x इज ग्रेटर देन -1, मतलब -1 से बड़ा है, इधर हो गया। x इज ग्रेटर देन -2, मतलब इधर हो गया। तो कॉमन वाला पार्ट कहाँ था, ये वाला था, -1। तो इस पार्ट को हम नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, -1 से बड़ा को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसको लिया, इसको लिया, -1 से बड़ा। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में x इज लेस देन -1 एंड x इज लेस देन -2। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, x इज लेस देन -2। तीसरा केस है x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन 0 इस साइड। तो अब कॉमन पार्ट कौन कौन सा बचा, जिसमें कि सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और ये वाला। इसको मैं अगर नंबर में लिखूंगी तो ये हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से 0।
दैट मीन्स इन सेट ऑफ वैल्यूज, और इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये हमारा गिवन फंक्शन डिफाइंड है. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज यूनियन ऑफ ऑल दिस. डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 1 यूनियन, अच्छा -1 0 यूनियन -∞ यूनियन 2 to ∞. ये सारे मिला करके इसके डोमेन बनेंगे. ये सारे मिला के इसके डोमेन बनेंगे. ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं -1 1. सेम क्वेश्चन को एक बार खुद से करना है. सेम क्वेश्चन फिर से करना होमवर्क है कि डोमेन फाइंड करने के लिए हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है. डोमेन फाइंड करने के लिए हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ये तुम लोगों का होमवर्क है, सेम क्वेश्चन को बनाना. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, इसलिए मैंने बोला कि सेम क्वेश्चन को बनाओ. एक बार सेम क्वेश्चन को फिर से होमवर्क में बनाओ. नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्कस करके देन आगे बढ़ेंगे. डोमेन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. टाइप ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फंक्शन. जो मैं फिगर बना रही हूँ उसको पहले बनाओ तुम लोग. 1 2 3 ABC. ये फिगर को पहले बनाओ. ये सारे फंक्शन है क्या? ये सारे फंक्शन है. फंक्शन के सारे प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन है. ओके. यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये जो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर बोलते हैं. फर्स्ट नंबर वाला जो मैपिंग है, इसमें एक सेट के दूसरे सेट के एक एलिमेंट का दूसरे सेट के एक एलिमेंट से ही रिलेशन है. ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन. 1 1 फंक्शन जिसमें एक का एक से रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन. ठीक है. ये दूसरा वाला कैसा फंक्शन है? दूसरा वाला है मैनी वन फंक्शन. मैनी वन फंक्शन, दो का एक से रिलेशन है. ठीक है, दो का एक से रिलेशन है, इसलिए ये मैनी वन फंक्शन है. दिस वन थर्ड नंबर वाला अधिसर मैनी 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 कहा है. वन का वन के साथ है, वन का ए के साथ, टू का सी के साथ. ये भी 1 1 है ना? ये 1 1 नहीं है. वन का रिलेशन ए के साथ है, टू का रिलेशन सी के साथ है. मैनी मैनी तो फंक्शन होगा ही नहीं. फंक्शन होने के लिए एक का दो के साथ रिलेशन हो सकता है क्या? ये फंक्शन की बात हो रही है, रिलेशन नहीं, फंक्शन. ये 1 1 है. दिस वन फोर्थ नंबर मैनी वन फंक्शन. मैनी वन फंक्शन. ठीक है. तो अगर मैं 1 1 है कि मैनी वन में है उसमें डिवाइड करूंगी तो फर्स्ट वाला 1 1 है, सेकंड वाला मैनी वन, थर्ड वाला 1 1 है और फोर्थ वाला मैनी वन. ठीक है. तो टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट एक टाइप होता है 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन. और जो 1 1 नहीं है वो क्या है? मैनी वन है. मैनी वन है. इस 1 1 फंक्शन को, इस 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं.
दैट मीन्स कि नंबर 1 और नंबर 3 हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है। ओके, अब दूसरा टाइप का हमारा फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू क्या फंक्शन होता है? ऑन टू फंक्शन के हिसाब से जो बी सेट है, जो बी सेट है उस सेट का सारे एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। जैसे फंक्शन होने के लिए सारे प्री इमेज का कोई इमेज होना चाहिए, वैसे उस फंक्शन का ऑन टू फंक्शन होने के लिए सारे प्री इमेज का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। सारे प्री इमेज का कोई ना कोई इमेज हो, सारे इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। तो अभी बताओ कि इसमें से कौन ऑन टू फंक्शन है? फर्स्ट, पहला, पर एक मिनट। पहला ऑन टू फंक्शन है। दूसरा, दूसरा भी ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसमें ए और बी है, दोनों में से कोई खाली नहीं है। एक भी खाली रहेगा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नंबर 3, नहीं है। नंबर 3 ऑन टू नहीं है, क्योंकि नंबर 2 में बी खाली है, बी के पास कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर कोई ऑन टू नहीं है तो वो क्या है? इनटू है। अगर वो ऑन टू नहीं है तो क्या है? इनटू है। तो ये क्या हो जाएगा? इनटू। फोर्थ वन, ये भी ऑन टू नहीं है। ये भी ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है तो क्या है? इनटू। इनटू है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं? जैसे इंटू वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, वैसे ही ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। SURJECTIV, ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। अब ये जितने भी गिवन रिलेशन है सबको वन वन में, मैनी वन में, ऑन टू में, इनटू में डिवाइड कर सकते हो, पहचान सकते हो, है ना, कि वो वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, इनटू है क्या है। कोई डाउट है क्या इसमें? हमारा गिवन मैपिंग जो है वो वन वन है कि मैनी वन है, ऑन टू है कि इनटू है, पहचान सकते हो ना? ओके, ठीक है। थर्ड नंबर इज, हाँ मैम। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? तो जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों हैं, जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों हैं, उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाई मतलब दोनों, उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इनमें चारों में से कौन सा बाइजेक्टिव फंक्शन है? पहला वाला। पहला वाला बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। बाकी कोई ऐसे नहीं है कि वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो पहला वाला फंक्शन हमारा क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन को बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को सरजेक्टिव, और वन वन ऑन टू दोनों जो है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। मैनी वन को क्या बोलेंगे? नॉट इंजेक्टिव। मैनी वन को नॉट इंजेक्टिव, और इंटिव को नॉट सरजेक्टिव। ठीक है, ये नॉट इंजेक्टिव हो गया। इसलिए मैं बता रही हूँ ये सारे टर्म्स, क्योंकि एग्जाम में ये सारे टर्म को लिख करके भी पूछ सकता है कि नॉट इंजेक्टिव होगा कि नहीं बताओ, नॉट सब्जेक्टिव होगा कि नहीं बताओ। तो इनटू को हम क्या बोलते हैं? नॉट सब्जेक्टिव। टाइप ऑफ फंक्शन समझ में आए? टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया है टाइप ऑफ फंक्शन का, इसका थोड़ा सा और हम लोग एक एक का लेकर के
डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग ने सबसे पहला फंक्शन क्या पढ़ा था? फर्स्ट फंक्शन वन वन फंक्शन, यस वन मैम। वन फंक्शन जिसको क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। इसका घर का नाम वन वन है और इसका स्कूल का नाम इंजेक्टिव फंक्शन है ना। जैसे दो नाम होते हैं किसी के, ऐसे इसका दो नाम है, एक वन वन फंक्शन और एक इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड वन हमने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन, यस मैम। ठीक है। जो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है वो कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन, ठीक है, नॉट इंजेक्टिव। ऑन टू इज सर्जेक्टिव। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा? इनटू फंक्शन, ऑन टू और इनटू फंक्शन। इनटू मतलब नॉट सर्जेक्टिव। थर्ड वन हमने क्या पढ़ा था? वन वन एंड ऑन टू बोथ, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यस मैम। तीन तरह के फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। वन वन फंक्शन क्या था? वन वन फंक्शन मैम जिसके सारे एलिमेंट्स के एक इमेज होते होंगे। हाँ, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। अगर यहाँ पर मैं 1 2 3 4 लिखी हूँ, यहाँ पर ABCDE लिखी हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। ऐसा अगर मैंने कर दिया तो ये क्या है? ये x1 सेट है, ये x2 सेट है, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन होने के लिए जितने भी सेट वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक का इमेज होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा फंक्शन। बट वन वन फंक्शन वो कब होगा? जब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? वन वन को कैसे डिफाइन करते हैं? वन वन a function a function f इस तरह से डिनोट किया जाता है फंक्शन को, x to y, x set to y set। a function x tends to y is defined defined to be one one defined to be one one और इंजेक्टिव, इसको इंजेक्टिव वो बोल सकते हैं, if image of distinct elements of x under f are distinct distinct जितने भी इमेज होंगे x के वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। दैट इज, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है, देन x1 इक्वल टू x2 होगा। अगर इमेजेस सेम हैं, अगर कोई दो इमेजेस सेम है, इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो हमारे x में था वो भी सेम होगा, तभी उसके इमेजेस सेम है। दो इमेज एक वैल्यू के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। अगर इमेजेस इक्वल है, दैट मीन्स कि उनका वैल्यू भी इक्वल होगा। अगर इमेजेस इक्वल है तो वैल्यू भी इक्वल होगा। तो अगर हमें प्रूव करना रहेगा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि दिस इज f,
if fx1 is equal to fx2 then x1 is equal to x2। अगर x1 equal to x2 नहीं होगा, x से ज्यादा वैल्यू होंगे, एक से ज्यादा वैल्यू होंगे तो वो 1 1 नहीं होगा, वो मैनी 1 हो जाएगा, अदरवाइज मैनी 1। अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू x2 होगा। इमेजेस अगर इक्वल है तो हमारे प्री इमेजेस भी इक्वल होंगे, नहीं तो वो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका है 1 1 प्रूव करने का, 1 1 प्रूव करने का। एग्जांपल देती हूँ। क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f, इसका सेट क्या है, n से n, नेचुरल नंबर, गिवन बाय fx 2x, फंक्शन क्या है 2x है, इज 1 1। प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। यहाँ तक हो गया सभी का, नेक्स्ट पेज में जाऊं। Yes, ma'am. गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है n to n, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है दोनों। ठीक है, जिस दो सेट की हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर का सेट है, और फंक्शन कैसे डिफाइन है 2x। 1 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू fx2। तो अगर मैं बोलूंगी fx1 तो क्या होगा, fx इक्वल टू 2x1, fx1 कितना होगा, इफ fx इज इक्वल टू 2x तो fx1 क्या होगा, 2x1 होगा क्या। सिमिलरली fx2 क्या होगा, fx2 क्या होगा 2x2। फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो x की वैल्यू जो भी हम डालेंगे 2 में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगी कि बताओ f2 तो क्या होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। मैं बोलूँगी बताओ f3 क्या होगा तो बोलोगे 2 इंटू 3 दैट इज 6। वैसे मैं पूछ रही हूँ कि बताओ fx1 क्या होगा तो क्या बोलोगे 2x1। fx2 क्या होगा तो 2x2। ठीक है, तो fx1 इज 2x1, fx2 इज 2x2। नाउ 1 1 प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना था कि इफ fx1 इज इक्वल टू गिवन fx1 इज इक्वल टू fx1 मतलब इमेजेस अगर दो सेम है तो क्या होगा fx1 इज 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 2 कट गया, बच गया x1 इक्वल टू x2। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर f1 इक्वल टू fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू x2 होगा। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, सो fx is 1 1 function, 1 1 function। ठीक है, fx is 1 1 function। ओके, हमने क्या प्रूव किया कि fx is fx1 is equal to fx2 then x1 is x2 equal to x2, so fx is 1 1 function। ठीक है, एक और एग्जांपल लो, क्लियर होगा। ये हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी देख के लग रहा होगा तो ऐसा तो सब में हो जाएगा, ऐसा लग रहा होगा सब में हो जाएगा। ठीक है,
तो इफ फंक्शन इज एंड गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है f, यहाँ n की जगह, सॉरी n की जगह पे z है, ये z है। यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ इंटीजर का सेट है। गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो क्वेश्चन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? फंक्शन तो सेम है, सेट का डिफरेंस है। एक में नेचुरल नंबर है, एक में इंटीजर है। ओके, इसको प्रूव करना है। प्रूव, चेक द फंक्शन इज 1 1 और नॉट, 1 1 और नॉट। ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले स्टार्ट करेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन का सेट क्या है? नेचुरल नंबर के नंबर। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स 1 क्या होगा? एफ एक्स 1 क्या होगा? इस फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स 1 क्या होगा? एफ 2 क्या होगा? अभी सर, इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ 2 क्या होगा? हेलो, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो एफ 2 इज 2 स्क्वायर, एफ 3 इज 3 स्क्वायर, एफ 4 इज 4 स्क्वायर। ऐसा ही फंक्शन है ना कि इनपुट हम देंगे x तो आउटपुट होगा x स्क्वायर, इनपुट दिया 2 तो आउटपुट हुआ 2 स्क्वायर, इनपुट दिया 3 तो आउटपुट हुआ 3 स्क्वायर। तो इनपुट देंगे x1 तो आउटपुट क्या होगा? x1 स्क्वायर। इनपुट देंगे x2 तो आउटपुट होगा x2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 तो क्या होगा? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, सो x1 इक्वल टू x2। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों नहीं लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा ये नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं होकर के इंटीजर का सेट होता तो हम x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 लिखते। रूट को जब हम लोग ओपन करते हैं तो क्या होता है? प्लस माइनस होता है ना। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए हम x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर को लिखेंगे x1 इक्वल टू x2। और यहाँ पे fx1 इक्वल टू fx2 का से हमने कंक्लूड किया x1 इक्वल टू x2, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन, ठीक है। सेम अगर सेकंड क्वेश्चन में हम आएंगे, सेकंड क्वेश्चन में सेट जो है वो z है, सेट z है। यहाँ पर fx1 इक्वल टू fx2 का मतलब होगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, एंड दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। मतलब कि एक केस में x1 इक्वल टू x2 है, दूसरे केस में x1 इक्वल टू माइनस x2 है। मतलब x1 इक्वल टू x2, x2 का कुछ वैल्यू होगा, x1 का कुछ वैल्यू होगा, दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन हमारा क्या था? 1 1 होने के लिए अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो सेट अगर मैंने चेंज कर दिया, नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर कर दिया, तो ये फंक्शन जो है वो, ये फंक्शन क्या बन गया? ये फंक्शन बन गया नॉट 1 1, नॉट 1 1, दैट इज मैनीवर, मैनीवर बन गया। जबकि ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है 1 1।
तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिया रहेगा, तुम्हें प्रूव करना रहेगा कि वो 1 1 है कि 1 1 नहीं है, इसी मेथड से प्रूव करो। ठीक है, और भी कुछ मेथड्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बस फर्स्ट मेथड है जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, वो यही है कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको fx1 इक्वल टू fx2 लिखेंगे और दोनों को सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 अगर आया तो 1 1 फंक्शन है, और अगर नहीं आया तो मैनी वन फंक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. अगर एलिमेंट्स ही हमारे दे दिए, उससे भी ज्यादा एक सिंपल क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू 1 2 3 and b equal to 4 5 6 7 and let function is 1 4 2 5 3 6। ये let f be a function from a to b so that it is 1 1 function। ये 1 1 फंक्शन है, बताओ। तो ये क्या बोल रहा है, एक सेट है A जिसमें 1 2 3 है, दूसरा सेट है B जिसमें 4 5 6 7 है। फंक्शन कैसा है, 1 4, 1 मतलब तो 1 4 का रिलेशन है, 2 5 मतलब 2 5 का रिलेशन है, 3 6 मतलब 3 6 का रिलेशन है। तो अगर जो क्वेश्चन दिया है उसका हम अगर ग्राफ बना ले तो इस ग्राफ से हमें पता चल जा रहा है क्या कि ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है, एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ ही रिलेशन है। तो अगर इस तरह से सेट में क्वेश्चन दिया रहेगा, एलिमेंट सारे दिए रहेंगे, तो उसको ग्राफ में बना करके चेक करके बता दोगे कि 1 1 रिलेशन। लेकिन अगर इस तरह से सेट नहीं देके फंक्शन का कुछ वेरिएबल डाला रहेगा, तब हमें fx1 इक्वल टू fx2 वाले मेथड से प्रूव करना होगा। ठीक है, Yes, ma'am. और क्वेश्चन करेंगे, बट इसको पहले सारा कंप्लीट कर रहे फंक्शन जितने हैं। many one function that is not 1 1 is many one। जो 1 1 फंक्शन नहीं है वो many one है, जैसे 1 2 3 4 A B C D E। ये क्या होगा, ये मैनी वन होगा, मैनी वन। 1 का भी एक के साथ रिलेशन है, 2 का भी एक के साथ रिलेशन है, इसलिए ये मैनी वन रिलेशन है। 1 1 में एक का एक के साथ ही पेयरिंग होगा। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज onto फंक्शन, onto surjective। इन दिस फंक्शन, कल मैंने क्या बताया था onto का, कुछ याद है क्या? onto का क्या बताया था कि onto में सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे उन सब का कोई ना कोई प्री इमेज होगा, मतलब एक भी खाली नहीं रहेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट एग्जांपल में जो मैंने किया था, लास्ट एग्जांपल में डी और ई खाली था, डी और ई के कोई भी हमारे प्री इमेज नहीं थे, ए बी सी का प्री इमेज था बट डी ई का प्री इमेज नहीं था, तो इसको हम ऑनटू नहीं बोलेंगे। ऑनटू किसे बोलेंगे कि सेट बी के भी कोई भी एलिमेंट हमारे अकेला नहीं रहेगा, उसका कुछ ना कुछ प्री इमेज होगा। ठीक है, वैसे हम फंक्शन को हम बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। इसमें हम किसको फोकस करते हैं, इसमें हम फोकस करते हैं सेट बी को।
आउटपुट फंक्शन को। ये दिस इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन, दिस इज कॉल्ड आउटपुट फंक्शन। इसको हम आउटपुट वाले को फोकस करते हैं कि आउटपुट में जितने हैं वो सारे मेरे इंगेज है कि नहीं प्री इमेज के साथ, सबका प्री इमेज कुछ है कि नहीं। इन दिस फंक्शन वी फोकस ऑन आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन के बारे में देखते हैं। अ फंक्शन f x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x। किसी न किसी एलिमेंट x क्या वो इमेज होगा, कोई भी खाली नहीं होगा। That is, for every y belongs to set y, there exists an element x। हर एक y के लिए कोई ना कोई x सेट x में है, such that x equal to y। जितने भी आउटपुट है वो हर एक किसी न किसी के उसके लिए x ए में है, कोई भी ब्लैंक नहीं है। ठीक है। सो 1 2 3 4 ए बी सी, ये ऑन टू है क्या? ये ऑन टू है? हेलो, ये ऑन टू है कि नहीं? ये ऑन टू है ये वाला जो मैंने एग्जांपल लिया? Yes, ma'am. ये ऑन टू है क्योंकि ए बी सी हर एक का कोई ना कोई प्री इमेज है, एक भी खाली नहीं है, तो ये ऑन टू है। ये 1 1 है क्या? ये 1 1 नहीं है क्योंकि 1 का भी इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है, इसलिए ये मैनी 1 है बट ऑन टू है। मैनी 1 है बट ऑन टू है। एक और एग्जांपल देखो। ये बताओ, ये ऑन टू है क्या आदित्य? ये ऑन टू है? ये ऑन टू है क्या? Two. ऑन टू है क्योंकि 1 2 3 4 सारे एंगेज है, किसी के कोई ब्लैंक नहीं है, कोई अकेला नहीं है, सबका पेयरिंग है। ओके, बट ये क्या है? ऑन टू है और 1 1 है। ऑन टू है और 1 1 है। ऑन टू के लिए सिर्फ क्या चेक करना है हमें कि सारे इसके जितने भी इमेजेस हैं उनका प्री इमेज है कि नहीं। ये क्या है? ऑन टू है क्या? नहीं मैम। ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसमें डी और ई के प्री इमेजेस नहीं है। ये ऑन टू नहीं है। और 1 1 है कि मैनी 1 है? मैम मैनी 1 है मैम। मैनी 1 है। ठीक है, तो अभी सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ,
ये ग्राफ वाले में तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जब क्वेश्चन आता है हमारा एफएक्स उस टाइम पे, है ना। अच्छा एक चीज और थोड़ा केयर करो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ये बताया और एक एग्जांपल बताया 1 2 3 4 और ए बी सी। दो एग्जांपल बताया। फर्स्ट वाले एग्जांपल में डोमेन क्या है? फर्स्ट वाले एग्जांपल में डोमेन क्या है? 1 2 3 4 डोमेन क्या होता है? x1 के सारे एलिमेंट डोमेन मैम होते हैं। कोऑर्डिनेट 1 मैम। x1 के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं। कोडोमेन क्या है? इसके कोडोमेन क्या है? x2 का सारा एलिमेंट कोडोमेन होता है। x2 का सारा एलिमेंट कोडोमेन होता है। कोडोमेन क्या होगा? ए बी सी डी ई। ठीक है। रेंज क्या है? रेंज क्या है इसका? फर्स्ट फंक्शन का रेंज क्या है? जिसके जिसके पास एरो पहुंचा है वो उसको रेंज बोलेंगे। ए बी सी। ए बी सी। ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन का बताओ, डोमेन क्या है? मैम 1 2 3 4। कोडोमेन क्या है? मैम ए बी सी। रेंज क्या है? मैम ए बी सी। तो थोड़ा ऑन टू और ऑन टू नहीं होने के लिए, ऑन टू होने और ऑन टू नहीं होने, इन दोनों के लिए इसके कुछ ऑब्जर्व करके मुझे बताना। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? कि अगर मैं बोलूँगी कि ये फंक्शन ऑन टू है तो क्या होगा? नहीं, वो तो तुमने डेफिनेशन के हिसाब से बताया। अभी जो मैंने डोमेन कोडोमेन और रेंज बताया उसके हिसाब से बताओ। If the function is onto, then its मैम codomain is कोडोमेन equal to ए बी range. सी है मैम, तो रेंज भी ए बी सी है, तो मैम इसीलिए अगर मैम कोडोमेन रहता ए बी सी डी और रेंज ए बी सी रहता तो ऑन टू नहीं रहता मैम। Yes. In onto, codomain is equal to range and range is equal to codomain. यस मैम। But if not onto, then क्या होगा? Range is डिफरेंट। subset of codomain. Range not equal to codomain. रेंज कोडोमेन का नहीं इक्वल नहीं होगा, उसका कुछ वैल्यू रेंज होगा। तो दैट मीन्स कि अगर हमें कोडोमेन और रेंज पता है, कोई फंक्शन दिया है उसका हम कोडोमेन और रेंज फाइंड कर पा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि वो ऑन टू है कि नहीं। यहाँ तो मैंने फिगर बना दिया तुम लोगों को, तो फिगर देख के फटाफट बता दे रहे हो कि ऑन टू है कि नहीं, है ना। अगर फिगर की जगह पर कोई फंक्शन के टर्म में बताएगा और जब पूछेगा कि ऑन टू है कि नहीं बताओ, तो क्या बोलोगे? उसका हम यही चेक करेंगे कि उसका कोडोमेन और रेंज इक्वल है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा तो बोलेंगे कि वो ऑन टू है। अगर नहीं इक्वल होगा तो बोलेंगे ऑन टू नहीं है। जैसे 1 1 को चेक करने के लिए मैंने fx1 और fx1 इक्वल टू fx2 दैट मींस x1 इक्वल टू x2 वाला तरीका बताया। ऑन टू को चेक करने के लिए इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज एंड रेंज इक्वल टू कोडोमेन दैट इज ऑन टू। इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन सो नॉट ऑन। क्लियर? यस मैम। Next is 1 1 and on to, that is bijective. तो बस एक लाइन लिख लेना, function which are 1 1 and on to both is called bijective function.
बाइजेक्टिव फंक्शन उसको बोलेंगे, जो वन और ऑन टू दोनों होगा उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ओके, तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था तुम लोगों को, अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने, फंक्शन क्या था 2x, फंक्शन था 2x, फिर f सेट थे एंड ए और बी का सेट जो था, जो सेट था वो क्या था, इनपुट फंक्शन भी नेचुरल नंबर का सेट था, आउटपुट भी नेचुरल नंबर का सेट है। फंक्शन कैसा डिफाइन था, एफ एक्स इक्वल टू 2x, इसे प्रूव करना था कि क्या ये 1 1 है, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया था कि ये 1 1 है, क्योंकि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू एक्स वन इक्वल टू 2x2, टू कट गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, क्योंकि एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू से हमारा कंक्लूजन आया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, सो इट इज 1 1, इट इज 1 1। अब मैं पूछूंगी कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, इज दिस फंक्शन इज ऑन टू, इज दिस फंक्शन इज ऑन टू, ये कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने का हमारा एक तरीका तो था, जहां पर रेंज हम फाइंड कर सकते हैं, वो वाला तरीका भी था। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ दिस फंक्शन इज ऑन टू, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है, एन से एन नेचुरल नंबर ही होना चाहिए दोनों साइड पे, इनपुट भी नेचुरल नंबर, आउटपुट भी नेचुरल नंबर। लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, कोई फंक्शन x है जो कि आउटपुट दे रहा है y, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 2x, x इज एलिमेंट ऑफ सेट 1 एंड y इज एलिमेंट ऑफ सेट 2। एफ एक्स मतलब इनपुट दे रहे हैं x, आउटपुट निकल रहा है y। ठीक है, एफ एक्स इज डिफाइंड एज 2x, 2x इक्वल टू y। ओके, सो x इक्वल टू y बाई 2, x इक्वल टू y बाई 2, तो x इक्वल टू y बाई 2, अगर इफ y इज 1 तो x क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, अगर y 1 है तो x 1 बाई 2 होगा। यस मैम। तो लेकिन हमारा क्या, हम जान रहे हैं कि दोनों नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर है, इधर नेचुरल नंबर है, तो y तो मैंने 1 दे दिया, लेकिन इसका इमेज आ रहा है 1 बाई 2, और 1 बाई 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 1 बाई 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो 1 बाई 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा सेट में, 1 by 2 is not a natural number, so 1 by 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे x में, तो इस 1 के लिए कोई भी 1 by 2 इस सेट में नहीं है, क्योंकि 1 by ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, n तो नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें जितने भी नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन y इक्वल टू 1 पे x क्या होना चाहिए, x बाई 2 1 बाई 2 होना चाहिए, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, सो 1 के लिए 1 बाई 2 इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डोमेन होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक y की जितनी वैल्यू है उन सब के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए x में, जबकि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 बाई 2 आया, जो कि एक नेचुरल नंबर है, और ये सॉरी जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, और हमारा गिवन सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, तो इस 1 के लिए इसका प्री इमेज 1 बाई 2 गिवन सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम जानते हैं कि हर एक नंबर के लिए प्री इमेज होना चाहिए, तभी वो ऑन टू होता है, तो 1 के लिए प्री इमेज मुझे नहीं मिला, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, नो ऑन टू, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया y इक्वल टू 1, जिसका इमेज होना चाहिए था 1 बाई 2, जो कि हमारे सेट में नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है।
क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, एक और एग्जांपल ये तुम लोग खुद से सोचो। तो मैंने होमवर्क भी खुल दिया था, तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो ना। मैं 2 ही 3 क्वेश्चन देती हूँ तुम लोगों को करने के लिए। तुम लोग जो पढ़ रहे हो तो एक्सरसाइज कुछ बुक को बना रहे हो क्या, किसी बुक को? 12th के लिए भी कम से कम तो एनसीईआरटी बनाना होगा। यस मैम, ये लैब बनाएंगे मैम आज। इफ एफ फंक्शन इज एन, मतलब हमारा इनपुट भी नेचुरल नंबर का सेट है, आउटपुट भी नेचुरल नंबर का सेट है। इनपुट भी नेचुरल नंबर का सेट है और आउटपुट भी नेचुरल नंबर का सेट है। और फंक्शन डिफाइन कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ कि ये ऑन टू है क्या, ऑन टू है कि नहीं है? चेक। मेथड क्या बताया मैंने, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। हमने इनपुट एक्स दिया तो वाई आया। इफ दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दोनों सेट नेचुरल नंबर का है, दोनों सेट नेचुरल नंबर का है। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई। यस मैम, एक्स स्क्वायर से चला गया। ठीक है, तो अगर एक्स वाई की वैल्यू हम 2 लेंगे, इफ y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैम if रूट y टू। इक्वल टू 2 x इक्वल टू रूट 2, बट रूट 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, रूट 2 इज नॉट मैम नेचुरल वाई का नंबर। कोई वैल्यू ले सकते हैं मैम। हाँ, कोई भी एक ऐसा वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए हमारा ये गलत साबित हो जाए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यस अगर तुम 4, अगर मैं यहाँ पे 4 लेती तो x इक्वल टू रूट 4 दैट इज 2 हो जाता। यस मैम। हाँ, तो बोलते कि 2 तो नेचुरल नंबर है तो इसे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज हो जाता क्या कि रूट 4 इज इक्वल नॉट ओनली 2, रूट 4 इज प्लस माइनस 2। रूट 4 का मतलब प्लस माइनस 2 होता है ना, तो यस मैम। प्लस 2 तो नेचुरल नंबर है इसलिए इसमें एग्जिस्ट करेगा, बट माइनस 2 इसमें होगा क्या, नहीं मैम। नहीं होगा नेचुरल नंबर में। तो फिर से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो इमेजेस आए वो हमारे नेचुरल नंबर में सेट नहीं कर रहा है। बट उससे भी इजी करने के लिए मैंने y इक्वल टू 2 लिया। y इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू रूट 2। रूट 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि y का मैंने एक ऐसा वैल्यू फाइंड कर लिया जिसका एफ एक्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका इसका x क्या है, इसका x है रूट 2, इस y का x है रूट 2 जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू। ये एक्चुअली कैसा फंक्शन है तुम्हारा, ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, एंड इसका स्क्वायर है दैट मीन्स 4 9, ये सारे होंगे, ऐसा ऐसे होंगे। इस तरह का मैपिंग होगा बनेगा इस फंक्शन, x इज 1 2 3 4, y इज 1 2 3 4। लेकिन मैपिंग किसमें हो रहा है, फंक्शन है f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम x डालते हैं तो एक्स स्क्वायर मिलता है, हम 2 डालते हैं तो 4 मिलता है, 1 डालते हैं तो 1 मिलता है, ठीक है, 3 डालते हैं तो 9 मिलता है। लेकिन इधर के 2 3 5 6 ये सारे नंबर तो खाली रह जा रहे हैं, यस मैम। इनके लिए तो कोई प्री इमेज है नहीं क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है दोनों, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अगर हम मैपिंग का ऐसा ड्रॉ करके देखते तब हम इस तरह से बोल सकते थे, बट इसको मेथड से जाएंगे अगर हम तो क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई,
x is equal to root y. For y equal to 2, x is root 2. Root 2 is not a natural number. root 2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा x में. So it not exist in x. x में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. Therefore not on. इसलिए ये ऑटो नहीं है. ठीक है. यस मैम. इस तरह के कई क्वेश्चंस हो सकते हैं. बुक में भी तुम्हारे बहुत क्वेश्चन दिए हुए, तुम लोग बनाना क्वेश्चंस को.